हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 6 लाइफ ऑन द अर्थ का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे सारे का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है। ओके, एसएसटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे चैप्टर्स का लिंक दे रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को समझने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मिलियन ऑफ ईयर्स थे, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स पहले तो देखा जाए, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स तक हमारा जो अर्थ था ये एक बैरन प्लैनेट था, एक बंजर प्लैनेट था, ठीक है, बिना किसी लाइफ के यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ओके, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुई अर्थ में, ठीक है, वाटर बॉडीज में, ये फ्लोरा वर्ल्ड से बिलोंग करती है। फ्लोरा वर्ल्ड का मतलब होता है प्लांट किंगडम। ओके, उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है कि जो प्लांट लाइफ है ये दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ को जन्म देती है या फिर रास्ता दिखाती है, वो कहलाया फौना, मतलब कि एनिमल किंगडम। जो रिलेशनशिप है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम और ह्यूमन बींग्स में उसके इन्वायरमेंट के साथ, इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इस इकोसिस्टम का डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो फिर एक बार समझा रहा हूँ कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बींग्स, इन सभी का जो रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसे कहा जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स जो कि अर्थ सरफेस से फर्स्ट अपीयर हुए थे उन्हें होमोसेपियंस कहा गया था। ओके, होमोसेपियंस। अब देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब जहाँ पर जिंदा रहना मुमकिन है, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पर हम लोग जिंदा रह रहे हैं। अभी ऐसा कोई प्लैनेट नहीं खोजा गया है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। ओके, अभी तक सोलर सिस्टम में अर्थ ही है एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। तो जो लिविंग जोन है इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर को मेनली दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, नेमली पहला आ जाता है प्लांट किंगडम और दूसरा आता है एनिमल किंगडम। ओके, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ जीवित रहते हैं कंप्लीट हार्मोनी में। ओके, इस जोन में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए। प्लांट जो है ये अपने फूड को खुद बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के हेल्प से। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, फिर एयर वाटर सभी चीज़ चाहिए फूड बनाने के लिए। तो एयर वाटर सनलाइट सब क्या हो गए, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। उसके बाद यदि देखा जाए तो यही कारण है कि प्लांट्स को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। ओके, अब देखिए एनिमल्स किस प्रकार से प्लांट्स से लिंक्ड है। तो प्लांट्स फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड बना रहे, तो एनिमल उसे खा रहे हैं और जीवित रह पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स जो है एनिमल्स को अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए फूड प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद एनिमल्स जो है ये सॉइल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं अपने रिमेन्स के साथ। जब उनका डेड हो जाता है, जब उनका डेथ हो जाता है, जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, वो सड़ते हैं, गलते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स बन जाता है, तो प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। ओके, ह्यूमन बींग्स जो है ये भी बायोस्फीयर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो अपनी सारी बेसिक नीड्स को यहाँ पर से डिराइव करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है ये प्लांट फूड को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल फूड को भी कंज्यूम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग को डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट्स को पढ़ना होगा, वर्ल्ड के डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट्स को। वेजिटेशन में क्या क्या हो जाते हैं, वेजिटेशन में फॉरेस्ट इंक्लूड होते हैं, ग्रासलैंड्स, बसेस एंड सब्स। ओके, ये प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं। क्यों वैरी करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के वेरिएशन के कारण। फॉर एग्जांपल, जो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल हाई होते हैं पूरे साल, तो वहाँ पर ट्रीज जो होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे लंबे ट्रीज वहाँ देखने को मिलते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, डेंस होते हैं, घने होते हैं। ओके, इस टाइप के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एनिमल लाइफ की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ डेजर्ट एरियाज में देखा जाए जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल क्या होता है, लेस होता है, तो वहाँ पर प्लांट और एनिमल लाइफ भी लिमिटेड होता है, वहाँ पर उतना प्लांट और एनिमल लाइफ नहीं देखने को मिलता है। जो वेजिटेशन बेल्ट्स है वर्ल्ड के, इन्हें ब्रॉडली दो मतलब वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है उनके लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन से।
ओके, वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला आ जाता है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड डेजर्ट्स, ठीक है, ग्रासलैंड्स, उसके बाद डेजर्ट्स, उसके बाद टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, 23 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ टू सॉरी नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ओके, डिफरेंस मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेजिटेशन के डिफरेंस के बेसिस पे फॉरेस्ट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये इक्वेटर के दोनों साइड्स पाए जाते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे। जो मेन एरियाज है ये ज़ैर बेसिन है अफ्रीका में, अमेजॉन बेसिन है साउथ अमेरिका में, और कुछ आइलैंड जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये पूरे साल जो है हेवी रेनफॉल को रिसीव करते हैं और जो टेम्परेचर है ये हाई रहता है। ये जो फॉरेस्ट है ये पूरे साल हरे रहते हैं। अब हरे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये पूरे साल रेन को भी रिसीव करते हैं। बारिश होगी, जब बारिश होगी तो क्या होगा, वहाँ पे पेड़ भी हरे भरे रहेंगे। ट्रीज टॉल होते हैं, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जहाँ बारिश अच्छी होगी, जहाँ टेम्परेचर अच्छा रहेगा, वहाँ पर ट्रीज जो है लंबे होंगे, घने होंगे। ओके, इस एरियाज में जो मेन ट्री पाए जाते हैं वो हो जाते हैं इबोनी, रबर, महागनी, रोजवुड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये 10 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाई करते हैं। उसके साथ साथ 10 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में लाई करते हैं। जो फॉरेस्ट बेल्ट है ये मॉडरेट रेनफॉल को रिसीव करता है और यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं ये ड्राई सीजन में अपने होता है ना सूखा सीजन, ठीक है, ड्राई सीजन मतलब बारिश ये सब नहीं हो रही उस सीजन में ये अपने लीव्स को सेट करते हैं, मतलब झाड़ देते हैं, मतलब कि लीव्स जो ये झड़ जाते हैं। अब मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है तो हाइट भी क्या होगा, मीडियम होगा। अगर इस ट्रीज यहाँ पर के ट्रीज का जो हाइट होता है ये मीडियम होता है। ओके, जो मेन एरियाज है जहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, उसके बाद चाइना में, ईस्टर्न ब्राज़ील एक्सेट्रा। अब इस एरियाज में जो कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं, सामान्य ट्रीज जो भी कॉमन होते हैं वो हो जाते हैं साल, टीक, बैम्बू एंड एक्सेट्रा। मतलब कि बैम्बू के बाद एक्सेट्रा दिया और भी बहुत सारे पेड्स हैं। आगे देखते हैं ग्रासलैंड। हम लोगों ने 4 डिवीजन पढ़े थे। क्या क्या था? पहला था ट्रॉपिकल हार्डवुड, उसके बाद ग्रासलैंड, ठीक है, फिर डेजर्ट, फिर टेम्परेट सॉफ्टवुड। तो हम लोग का ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं ग्रासलैंड्स। देखिए, ग्रासलैंड्स एक ऐसे एरियाज है जहाँ पर का जो वेजिटेशन है ये ग्रासेस के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, ग्रास जैसे प्लांट्स और ट्रीज के स्कैटरिंग। ग्रासलैंड्स जो है ये स्कैंट्री रेनफॉल के एरियाज में पाए जाते हैं वैरिंग टेम्परेचर कंडीशंस के साथ। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में देख लेते हैं। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में लाई करते हैं, दोनों अपने हेमिस्फीयर्स में। ओके, ये जो ग्रासलैंड है ये 100 सेंटीमीटर रेनफॉल को रिसीव करते हैं। जो ग्रासेस है इस रीजन के ये बहुत ही रफ होते हैं, थिक होते हैं, टॉल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। ओके, कैंपस इन ब्राज़ील आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉरेस्ट। देखिए, कैंपस जो है ब्राज़ील में, यही आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। ये जो ग्रासलैंड है ये टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंट्स के एंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। ओके, ये जो ग्रासलैंड्स है ये 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कुछ स्नोफॉल भी हो जाता है। ओके, जो ग्रासेस है इस रीजन के छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, शॉर्ट एंड सॉफ्ट। तो इन्हें डिफरेंट नेम्स के द्वारा जाना जाता है डिफरेंट एरियाज में। फॉर एग्जांपल प्लेराइज इन नॉर्थ अमेरिका, ओके, पैम्पस साउथ अमेरिका, उसके साथ साथ डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, विल्ड इसे कहा जाता है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड का इमेज भी दिखाया गया है। ओके, पैम्पस, प्लेराइज, ठीक है, डाउन्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है डेजर्ट। देखिए,
एक वास्ट एरिया, एक बड़ा एरिया जहाँ पर लेस वेजिटेशन हो। क्यों लेस वेजिटेशन हो? बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होगा, इसलिए वहाँ पर लेस वेजिटेशन होगा, तो इसे कॉमनली कहा जाता है डेजर्ट। ओके, टेम्परेचर के डिफरेंस पे देखा जाए तो डेजर्ट को दो ग्रुप्स में मेनली क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है हॉट डेजर्ट और दूसरा आता है कोल्ड डेजर्ट। ओके, हॉट डेजर्ट जो है ये मोस्टली वेस्टर्न कंटिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है ये बहुत ही हाई रहता है, बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है पूरे साल। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट हॉट डेजर्ट वर्ल्ड के वो है सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, ओके, थार डेजर्ट इंडिया में, एटाकामा साउथ अमेरिका में, उसके साथ साथ क्या है कैक्टस, सब बशेस, ये सब इस एरिया के कॉमन वेजिटेशन है। यहाँ पर कैक्टस हो गए, सब्स हो गए, बशेस हो गए, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, इंडिया में भी थार डेजर्ट है राजस्थान के साइड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोल्ड डेजर्ट। जो कोल्ड डेजर्ट है मोस्टली पोलर रीजन्स के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता है। ओके, पूरे लगभग साल क्या होता है, मतलब पूरे साल में लगभग क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से कम रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उससे भी कम रहता है। ओके, जो कॉमन वेजिटेशन है यहाँ पर वो है मॉसेस और लिचेंस का। जो मेन एरियाज है ये साइबेरिया रसिया के नॉर्दर्न पार्ट हो गए और कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो हमारे एक अंडर टाइप ऑफ वेजिटेशन जो कि हाई लैटिट्यूड्स के कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में कॉमन होता है। इसके साथ साथ ये एशिया के, यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड के हाई एल्टीट्यूड में कॉमन होता है। इसे टैगा कहा जाता है। ओके, और इसके साथ साथ इन्हें कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा के पास कोन बेयरिंग ट्रीज होते हैं। जो ट्रीज होते हैं कोनिकल होते हैं शेप में, और इनके पास बहुत ही सॉफ्ट वुड होता है। इसके साथ साथ इनके पास नीडल शेप्ड लीव्स भी होते हैं। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ये मोर यूनिफॉर्म होते हैं और कुछ स्पीसीज के प्योर स्टैंड्स को कंसिस्ट करते हैं। जो मेन ट्रीज है ये है पाइन, फिर स्प्रूस, लार्च। ओके, यहाँ पर एक भी ट्री का इमेज नहीं दिया गया है, यदि दिया जाता है तो देख पाते हैं आप। यदि पाइन का दिया तो पाइन का जो ट्री होता है ये कोनिकल होता है शेप में। ओके, और आगे क्लास में आप इस चीज़ को पढ़ेगा क्या उनका कौन शेप होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जो द एनिमल किंगडम। देखिए, पहले इस चीज़ को मेंशन किया गया था, मैंने भी बताया कि प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स जो है ये बायोस्फीयर में रहते हैं। अब एनिमल्स में क्या क्या होगा, ये बर्ड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई डॉग, कोई कैट, ओके, कोई लायन हो गया। तो ये इसके मतलब कि बोला जा रहा है कि प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी बायोस्फीयर में रहते हैं। ओके, जो एनिमल्स है ये प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में वेरिएशन के कारण। जो इक्वेटोरियल रीजन है ये हेवी रेनफॉल को रिसीव करता है और टेम्परेचर जो होता है ये बहुत ही हाई होता है। ओके, तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि टॉल और थिक ट्रीज यहाँ पर फलते फूलते हैं। ओके, तो इस रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर थिक वेजिटेशन कवर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है ये पॉसिबल हो पाता है कि यहाँ पर लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं। जो कॉमन एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के मंकीज हो गए, एलिफेंट हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए और इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स जैसे कि आर्माडिलोज, स्नेक्स एक्सेट्रा। ग्रासलैंड्स में जो नंबर ऑफ एनिमल्स है ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कंपेयर में लेस होते हैं, क्योंकि वेजिटेशन लेस होता है। जो कॉमन एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो लायन, चीता, लियोपर्ड, डियर, रैबिट एक्सेट्रा। पोलर रीजन में जो एनिमल होते हैं इनके पास थिक फर होता है उनकी बॉडी में, उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए। ओके, जो कॉमन एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो है पेंगुइन, पोलर बियर, याक, फॉक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देखिए कि आर्माडिलो का फिगर भी दिखाया गया है किस प्रकार का, ये देखिए तो ये रेड टाइप का लग रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पेंगुइन्स, पोलर बियर्स और याक भी दिखाए गए हैं। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन में इनके पास थिक फर होता है। क्यों होता है? ठंड से बचाने के लिए। तो एक चैप्टर है आपके क्लास 7 साइंस बुक में, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मेरे सेकंड चैनल पे इसका एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ। पहले आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, सेकंड चैनल को। और स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और ये मेरे चैनल पेज पे फीचर किया हुआ है, तो जाकर के सेकंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ऐसे एजुकेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। अब देखिए, वर्ल्ड के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, रैपिड इंक्रीज हुआ, फास्टली इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट का एरियाज थे ये फास्टली डिक्रीज कर गए। क्यों डिक्रीज कर गए, देखिए फॉर एग्जाम्पल समझिए इस चीज़ को। पॉपुलेशन बढ़ा वर्ल्ड का, मान लीजिए कंट्री है, कोई भी कंट्री ए है, एक कंट्री है, वहाँ पर पॉपुलेशन पहले था 10 करोड़, अब अचानक वहाँ का पॉपुलेशन हो गया 50 करोड़, तो क्या होगा, वहाँ पर लोग बढ़ गए तो चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। क्या क्या चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि एक नॉर्मल देखिए तो घर का डिमांड बढ़ गया, पानी की डिमांड बढ़ जाएगा, ओके। फिर यदि उनको घर चाहिए तो क्या होगा, लैंड तो उतना ही है ना, किसी कंट्री में ऐसा थोड़ी है कि लैंड बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। एक फिक्स लैंड है कि हाँ इतना ही ज़मीन है किसी एक कंट्री के पास, तो वहाँ पर उतना ही जब ज़मीन है तो क्या करना होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पर जंगल होंगे, तो बड़े बड़े जंगलों को क्लियर करना पड़ेगा, जंगल क्लियर करने होंगे, वहाँ पर घर बनाने होंगे, तो वहाँ पर लोग रहेंगे। तो इसी के कारण फॉरेस्ट जो है फास्टली डिक्रीज करते गए। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ा वैसे जो फॉरेस्ट है वो डिक्रीज कर गए। और सेकेंड रीजन क्या हो सकता है फॉरेस्ट क्लियर करने का, एग्रीकल्चर। लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं, तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे फॉरेस्ट को क्लियर करके। तो मैन हैज़ क्लियर फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ाए गए। जब लोग बढ़े तो लोगों की डिमांड बढ़े तो चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। अब नई नई चीज़ आएंगी कहाँ से, इंडस्ट्री बैठी उसके लिए, इंडस्ट्री भी कहाँ बैठेगी, ज़मीन पे बैठेगी, है, इंडस्ट्री भी ज़मीन पे लगाई जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री ज़मीन पे बैठेगी, तो उसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। बहुत सारे रीजन्स के कारण फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। तो रिजल्ट क्या हुआ, तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है पूरे वर्ल्ड का ये हाईली डिस्टर्ब हुआ, ओके। इसका फार रीचिंग इफेक्ट पड़ा ह्यूमन बींग्स पे भी, वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी पे। फ्यू स्पीसीज जैसे कि टाइगर्स, लायंस एक्सेट्रा, ये सब जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ओके, वो अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। अब देखिए जो पॉपुलेशन लेवल है डिफरेंट कंट्रीज़ में ये आर्मिंगली बढ़ता ही जा रहा है, और वहाँ पर एक कंसिडरेबल जो है राइज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, ओके। कुछ ग्लेशियर्स जो है ये मेल्ट करना, पिघलना शुरू हो गए हैं पोलर आइस कैप्स में। तो ये एक बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पर मैन को रियलाइज़ करना होगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा क्या क्या गलतियाँ वो कर चुके हैं या फिर क्या क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं, और नेचर के साथ खिलवाड़ टेम्परिंग बंद करना पड़ेगा, नेचर के साथ छेड़छाड़ बंद करनी पड़ेगी, हेरफेर करना नहीं पड़ेगा। क्या इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब डिफोरेस्टेशन को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को अब समझना होगा कि पॉल्यूशन लेवल राइज हो रहा है तो क्या हो रहा है, किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसे एसिड रेन हो रहा है, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा, छेड़छाड़ बंद करना होगा नेचर के साथ। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एफोरेस्टेशन को लार्ज स्केल पे करना चाहिए। एफोरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, पेड़ों को एक लार्ज स्केल पे लगाना चाहिए। पेड़ उखाड़े बहुत गए हैं अब तक, लगाए बहुत कम गए हैं, लगाना पेड़ों को बहुत चाहिए। एनिमल्स का जो हंटिंग है इसे स्ट्रिक्टली बैन किया जाना चाहिए। डिफरेंट एनिमल स्पीसीज के प्रिजर्वेशन के लिए जो गवर्नमेंट है इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाए रखे हैं, ओके। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेटअप करे हुए हैं, इसके साथ साथ नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ओके, या फिर किए हुए हैं या फिर किए जाने चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं लेकिन आगे भी करते रहने चाहिए, ओके। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ओके। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये भी जो है आगे आए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर एनिमल्स की बात हुई है स्टूडेंट्स, ओके, मैंने आपको एसिडेंट एग्जांपल भी दिया, ओके। देखिए सारे नेचर से इंटरलिंक्ड है। एफोरेस्टेशन करना चाहिए, एफोरेस्टेशन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा पेड़ हो गए वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा हुआ,
ठीक है, वहाँ पर जो एनिमल्स है वो अच्छे से रह पाएंगे। ओके, ऑक्सीजन का जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा घटेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे हम लोग फिर श्वास ले पाते हैं। ओके, तो बस यही था। उसके बाद देखिए हमें फिगर दिखाया गया कि एक टाइगर जो है ये कान्हा नेशनल पार्क में फ्रीली रोम कर रहा है, घूम रहा है, और यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को दिखाया गया है। डू यू नो देख लेते हैं। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन जो है ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कंजर्वेशन का मतलब हुआ वाइज यूज़ और प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ नॉन यूज़, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों को ये चैप्टर जो था लाइफ ऑन द अर्थ ये पूरा हो गया। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी। ओके, तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक लीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।